चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग फिजिक्स का यूनिट 1 न्यू चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इसका नाम का आप गौर से देखिए, क्या लिखा हुआ है? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिकीय दुनिया। समझ में आ रहा है? ये चैप्टर में ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आती है, कभी कभार 2 नंबर 3 नंबर की क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाती है, लेकिन यह चैप्टर आपका पूरी फिजिक्स को क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की फिजिक्स का टोन को यहाँ पे दे देता है। समझ में आ गया? और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड में छोटी छोटी बात होगी और उसी बात का आगे चल के जैसे जैसे हम लोग का चैप्टर आगे बढ़ेंगे उसी बात का एक्सप्लेनेशन होते चला जाएगा। समझ में आया? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को, और समझते हैं कि ये भौतिकीय दुनिया किस तरह का होता है। क्लियर? चलिए सबसे पहले साइंस को समझिए। साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस साइंस क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान को अगर आप तोड़ते हैं तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, बी ज्ञान। बी का मतलब होता है विशुद्ध और ज्ञान का मतलब आप समझ में आता है आपको। यानी कि विशुद्ध ज्ञान वो ज्ञान जो कभी भी शुद्ध नहीं होता है। बात समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है। यानी कि साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज का मतलब समझ में आता है आप लोग? क्या कहते हैं, किसको कहते हैं ऑर्गेनाइज? ऑर्गेनाइज का हिंदी होता है व्यवस्थित। क्या होता है? व्यवस्थित। समझते हैं इसको। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, ये चैप्टर में हमारा लिखेंगे कम, बातें होगी ज़्यादा, तभी तो समझ पाएंगे ना। साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। व्यवस्थित ज्ञान। क्या है? व्यवस्थित ज्ञान। चलिए समझते हैं क्या चीज़ होती है व्यवस्थित ज्ञान। अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो किस तरह से होगा? सबसे पहले आप किसी चीज़ को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर में, जैसे कि हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे, न्यूटन्स जो साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट थे न्यूटन्स, उससे पहले की बात करें हम, किससे पहले की? न्यूटन्स के पहले की। क्या उससे पहले कोई चीज़ को ऊपर फेंकते थे तो नीचे नहीं आता था? आता था उससे पहले भी। लेकिन न्यूटन्स ने जब सेब के पेड़ के नीचे पे बैठा था और जब सेब वहाँ से टूटी और ज़मीन पे गिरा, तब उन्होंने क्या सोचा कि ये सेब जो टूटा वो नीचे क्यों गिरा? ऊपर भी तो जा सकता था। समझ में आ गया? तो वहाँ से शुरू होता है सोच। तो इस तरह से आप भी किसी चीज़ को देखेंगे और वहाँ पे एक दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये आखिर में क्यों हुआ। बात समझ में आ गया? तो ऑर्गेनाइज नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप उसको सोचेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग ज्ञान इकट्ठा करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। उसके बारे में थोड़ा सा क्या किया जाएगा, जानकारी इकट्ठा करके उसका सारा मैथमेटिकल कंक्लूजन को बाहर निकाला जाएगा। फिर उसके बाद में उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा कि जैसे जैसे वो नीचे क्यों आया तो उसका स्पीड क्यों बढ़ती गया। बात समझ में आती होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से छोड़ देते हैं तो फर्स्ट में उसका वेलोसिटी क्या होता है? कम होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर पहुँचेगा उसका वेलोसिटी क्या होते जाता है? बढ़ती जाता है। तो क्यों बढ़ता है? क्लियर?
थोड़ी सी हम यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहेंगे टीवी के बारे में। समझ में आती है बात? बहुत पहले की बात करें, बहुत पहले नहीं, 10-15 साल 20 साल आप पीछे लौट जाएं तो आप देखे थे होंगे कि उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी। आती थी क्या? तो चलिए वहाँ तक साइंटिस्टों ने उस टीवी को बनाया। उसके बाद में उसको क्या किया गया, फिर से धीरे धीरे उसमें रिसर्च करते गई। फिर वो ब्लैक एंड वाइट टीवी किस में कन्वर्ट हो गया? आपका कलर में, रंगीन टीवी में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस तरह का नॉलेज हो रहा है? ऑर्गेनाइज नॉलेज, व्यवस्थित नॉलेज, कि अब एक ही बार में आप एलईडी नहीं बना दिए। एक ही बार में एलईडी बना क्या? आपका ज्ञान थोड़ा सा था तो आप थोड़ा सा उसको काम पे लाए, आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया। फिर उसी टीवी में और थोड़ा सा ज्ञान को क्या करते गए, बढ़ाते गए, तो वहाँ से क्या बन के निकला? रंगीन टीवी। अब रंगीन टीवी में किसी चैनल को देखने के लिए ऐसा खट खट ऐठना पड़ता था, तब ना चैनल बदलती थी, याद है? फिर उसी रंगीन टीवी में उस चैनल को हटाने के लिए रिमोट सेंसिंग लगा दिया गया। एक ही बार में रिमोट आया था? पीढ़ी को समझिए आप, ऑर्गेनाइज नॉलेज को, व्यवस्थित ज्ञान को समझिए, किस तरह से ज्ञान आगे की ओर बढ़ रहा है। क्लियर? फिर लोगों ने क्या किया कि भारी भरकम को धीरे धीरे करके एलसीडी में कन्वर्ट किया गया। किसमें? एलसीडी में। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर? फिर उसको हटा के एलईडी में कन्वर्ट कर दिया गया, लाइट एमिटिंग डायोड में कन्वर्ट कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से नॉलेज को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करके आदमी क्या कर रहा है, मुकाम पे पहुंच रहा है। क्लियर? अब अभी जो आपके पास में एलईडी टीवियां आती है, इतना पतला का है, आने वाला समय में आप एग्री होते हैं कि वो टीवी हमारा पेपर बेस हो जाएगा, कि आपका जो पेपर है उतना पतला का हो जाएगा? नहीं होगा? हो सकता नहीं, होगा, और उससे भी और कुछ हो सकता है। अब अंदाजा कीजिए ना कि टीवी आपका इतना बड़ा सा क्या बोलते हैं, डब्बा जैसा दिखाई देता था, उसके अंदर में इतना बड़ा स्क्रीन रहता था। समझ में आया? उसको छोटा करके करके जब उसको व्यवस्थित करते करते इतना पतला हम लेके लाए, तो क्या उस पतला को हम पेपर बेस नहीं कर सकते हैं? इसी के ऊपर में बड़ी जोरों शोरों से क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है। इसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार जो नॉलेज का जो ऑर्गेनाइज है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। जिस समय उन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया था होगा, उस समय कभी सोचा था होगा कि आने वाला समय में कि ये जो टीवियां हैं ये इतना पतला हो जाएंगे? तो क्या उसका ज्ञान वहां पे अधूरा था? आधा ज्ञान था उनके पास। और अभी जो टीवियां बनी है, जितना हमारे पास नॉलेज है, केवल हमने उसको यूज किया है। आने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, आप में से भी कोई हो सकते हैं, रिसर्च करके तो आप हो सके उससे भी पतला, उससे भी हाई क्वालिटी का टीवी बना सकते हैं। तो वो ज्ञान क्या हो गया, फिर से गेन कर जाएगा। तो इसीलिए विज्ञान का मतलब होता है विशुद्ध ज्ञान, कि कभी भी आप विज्ञान को शुद्ध ज्ञान के नजरिया से नहीं देख सकते। शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि आप एक चीज बना दिए और जिंदगी में वो चीज नहीं बना, तब उसका शुद्ध ज्ञान बोल सकते हैं। लेकिन ये तो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। समझ में आ गया? मतलब साइंस का, आप कोई पूछे कि आप साइंस का मतलब क्या समझते हैं, तो एक ही वर्ड में बोलेंगे, साइंस क्या है? ऑर्गेनाइज नॉलेज को ही क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। बोल पाएंगे? ये चीज याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या कहलाती है? आपका साइंस कहलाती है। और किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, आप समझ में आती होगी बात, आपको आती है? चलिए आज से और थोड़ा सा पीछे चलें तो आपने कोई मोटरसाइकिल को देखे होंगे। देखे मोटरसाइकिल? उसमें क्या था, लात मार के स्टार्ट करना होता था? नहीं, उसमें माइलेज भी कम आती थी, धुआं ज़्यादा निकलता था उससे, लेकिन
उसी इंजन में धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ा के आज देखिए, एक बार चाबी को ऑन कीजिए, एक बटन दाबिए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो किस तरह से नॉलेज आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इसी ऑर्गेनाइज नॉलेज को ही क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। बात आया समझ में, साइंस किसको कहते हैं। चलिए, अब इसी साइंस में से एक ब्रांच निकल के आती है फिजिक्स की। क्यों, हमारा क्लास फिजिक्स का है तो हम फिजिक्स की बात करेंगे। क्लियर। इसी साइंस से एक ब्रांच निकलता है जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स नेचर का मतलब आप समझते हैं किसको कहते हैं, नेचर, प्रकृति। प्रकृति मतलब सारी घटनाएं किसके अंदर पे घटती है, प्रकृति के अंदर ही घटती है। समझ में आया कि प्रकाश की किरणें सूरज से चल के अर्थ में आती है, बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, यही चीज है प्राकृतिक। कोई पानी को अगर हम देखें तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही आता है, कभी आपने नहीं देखा होगा कि नीचे से ऊपर की जाते ओर। नेचर की बात कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स है तो हम बहुमंजिला मल्टीपर्पस बिल्डिंग में चढ़ा देते हैं पानी को, कंप्रेस दे के मोटर से, बोलो। लेकिन बात किसकी हो रही है, केवल नेचर की, प्रकृति की बात हो रही है। समझ में आ रहा है। आप कभी देखे हैं कि पानी हमारा नीचे से ऊपर जाते हुए? हमेशा पानी आता है तो किधर से, ऊपर से नीचे की ओर। हमेशा सूरज पूरब से ही निकलता है और डूबता किधर है, पश्चिम में। क्लियर। तो ये सारी बातें जितना भी नेचर में आपको दिखाई देता है, कोई भी चीज दिखाई देता है, समझ में आ रहा है, उस सारी चीजों का अध्ययन यानी कि स्टडी जहां पे हम लोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। मतलब फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। समझ में आ गया। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। जितना भी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे वो टोटली कहां से रिलेट रहेगा, नेचर से ही रिलेट रहेगा। समझ में आ रहा है। अभी जाते जाते बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, नेचर का मतलब प्राकृतिक। थोड़ी सी हम बहुत पहले चलते हैं जहाँ पे भगवान हुआ करते थे। क्या बात समझ में आ रही है? आपने रावण का नाम सुना होगा। उसके पास में पुष्पक विमान था, ऐसा बोला जाता है। क्या था? पुष्पक विमान, यानी कि वो ऊपर में उड़ती थी, आसमान में उड़ती थी। तो वो क्या था? प्राकृतिक था। उसमें आपका क्या था? नेचुरल फोर्स था। उसी फोर्स को हम उसी के बेस पे क्या बनाए? ऑर्गेनाइज नॉलेज इकट्ठा किए और आज एरोप्लेन बना दिए। क्या उसका नियम हम तोड़े? नहीं तोड़े। तो एरोप्लेन की बात करेंगे हम तो क्या एरोप्लेन किसकी अंडर पे आ जाएगा? नेचर के अंडर पे आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? पक्षी अब देखे होंगे आकाश में उड़ती है, क्या उसको फूंक मार के उड़ाया जाता है? अपने आप उड़ती है। तो उससे हम इंप्रेस हुए और उसका नियम बनाया कि आखिर में वो आकाश में किस तरह से उड़ता है। ठीक, और उसी के नियम पे आज हम देखो एरोप्लेन उड़ाते हैं। तो सारी घटनाएं विज्ञान की जहां पे हम स्टडी करेंगे उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फिजिक्स कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए, इसका आगे और एक चीज और समझेंगे हम लोग, साइंटिफिक मेथड को। किसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक, चलिए ध्यान दीजिएगा, साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि। क्या है वैज्ञानिक विधि? उसको जरा सा इस डेफिनेशन में सोच समझने का कोशिश करते हैं। साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। वैज्ञानिक विधि क्या है? एक सिस्टम से
ऑब्जर्व किया हुआ, अटेम्प्ट किया हुआ क्या है? नेचुरल घटना है। समझ में आ गया? नेचुरल घटना है। इन एज मच डिटेल, जैसे कि हमने फिर से न्यूटन्स को लेके चलेंगे कि पेड़ के नीचे जब उन्होंने बैठा हुआ था तो पेड़ से क्या टूटा? सेव। और सेव कहाँ पे गिरा? जमीन पे गिरा। तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड से सोचने लगा, सिस्टम से सोचने लगा और उसको समझने लगा कि ये घटना जो प्राकृतिक घटना है उसमें से ये सेव नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? दाएं भी जा सकता था, बाएं भी जा सकता था, लेकिन आया नीचे क्यों? ठीक, इन एज मच डिटेल, उसके बारे में क्या करना है? गहराई से सोचना है हमको। एज प्रेडिक्ट, और उसको प्रेडिक्ट करना है कि गया तो नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, कुछ तो कारण होगी। इस तरह से उसको हम क्या करेंगे? गहराई से प्रेडिक्ट करेंगे, सोचेंगे। एंड यूजेस, और उसको क्या करना सीखेंगे? इस्तेमाल करना सीखेंगे कि क्या हम अपने से इस नॉलेज के आधार पे अगर कोई दूसरा चीज बनाते हैं तो हमारे यूज पे होगा या नहीं होगा। आगे क्या बोला? यूजेस दिस नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज आएगा उसको क्या करेंगे? यूजेस करेंगे। टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई, अगर नहीं बनता है तो उसमें क्या करेंगे? थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर देंगे। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत क्या करेंगे? बदलाव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। एंड कंट्रोल, और क्या करना सीखेंगे? कंट्रोल भी करना सीखेंगे। बताएंगे, यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल आएगी। कंट्रोल द फेनोमिनन। चलिए, आपको हमने बताया था कि हमेशा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक, ऊपर से नीचे की ओर आता है तो आप सोच सकते हैं कि ये पानी नीचे ही क्यों आता है? जैसे कि इंक्लाइंड का मतलब आप समझ में आता है? तिरछा। अगर यहाँ पे पानी को रखे तो ये पानी हमारा नीचे की ओर आएगा। क्या बात समझ में आती है? अगर यहाँ पे पानी को रखे तो क्या ये पानी ऊपर जाएगा? क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल फेनोमिनन है। प्राकृतिक ऐसा ही घटनाएं घटाती है। क्लियर? तो एक चीज आपको पता चलता है कि पानी जब भी बहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। क्लियर? आप घर में नल लगाते हैं, आपने एक चीज सीखा ना वहां पे, प्राकृतिक सी तो सीखा कि पानी हमारा कहां से? ऊपर से नीचे की ओर बहता है। क्या पानी का जो आपने घर में टैंक लगाते हैं उसका ऊपर में नल लगाते हैं? क्यों? आप नेचुरल आपको नहीं सिखाया, नेचर आपको नहीं सिखाया। पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही बहता है। तो अब जब कभी भी नल घर में फिट करते हैं तो उस टैंक से नीचे ही रहता है आपका नल, तभी पानी फ्लो होगा। चलिए, इतना सा नॉलेज आने के बाद में उसके बारे में क्या करते हैं? डिटेल्स करते हैं कि अगर हम इस नॉलेज को किस तरह से मॉडिफाई करें ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। नहीं समझ में आया? एक चीज आपने सीखा कि ऊपर से नीचे जाने से पानी बहता है। आपने ऊपर में लगाया टंकी, नीचे लगा दिया पाइप, अब पानी बह रहा है, पूरा घर भर गया। समझ में आ रहा है? तो उस पानी का क्या यूजेस है? कोई भी काम नहीं है, वो तो आपको घर में रहने लायक भी नहीं छोड़ेगा। तो उसको आपने क्या सीखा? कंट्रोल करने का नॉलेज भी गेन किया, और कंट्रोल करने के लिए वहां पे क्या लगा दिया? नल लगा दिए। जब मर्जी नल को खोलिए, जितना मात्रा में पानी की आवश्यकता है उतना मात्रा में पानी को निकालिए, फिर बंद कर दीजिए। क्या करने सीखा आपने? कंट्रोल करने सीखा। किस तरह से? मॉडिफाई करके। ठीक, आती है बात समझ में ना? इसी तरह का सब मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। बात समझ में आता है? चलिए, दूसरी चीज, हम लोग की बॉडी की बात करें, शरीर की बात करें, तो हमारे बॉडी के अंदर पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, नहीं हैं? विटामिन्स हैं। अगर कुछ विटामिन्स कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो हमारा बॉडी दूसरे टाइप का एक्ट करना शुरू करता है। कहीं पे फूल जाएगा तो कहीं पे दर्द शुरू हो जाएगा। होता है ऐसा चीज? तो इसको हमने कहाँ से सीखा? आपका साइंटिफिक मेथड से। और इसको हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करने का तरीका हमारे हाथ पे है। और इसको कंट्रोल किस तरह से करते हैं कि उससे उसका एंटी हम दवाई लेते हैं, तब हमारा ये जो
बीमारी है वो क्या होता है, धीरे धीरे ठीक होता है। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। आया किसको कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। प्राकृतिक का जितना भी घटनाएं हैं उसको देख के हम क्या करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करते हैं और उससे नॉलेज गेन करते हैं, और उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, यूज करने का कोशिश करते हैं। और उस नॉलेज को जब यूज करते हैं तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसको कंट्रोल करने का भी उपाय ढूंढते हैं। समझ में आ गया? तभी तो यूज कर सकते हैं। ये नल का एग्जाम्पल से आपको समझ में आती है। तो ये ऐसा मेथड आपका क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड कहलाता है। क्लियर? चलिए इसी को हम डिटेल्स में लिखेंगे स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी में। मिटा देते हैं इसको। स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी, ये जो मेथड है उसको हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं। चलिए पहला स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना। सबसे पहले आप निरीक्षण ही तो करेंगे ना कि इसको हम कैसे करें, क्या करें, ताकि हम सोच रहे हैं वैसा वो बन जाए। बात समझ में आ रहा है? जब आप इसको क्या करेंगे, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद में क्या करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एक नया चीज बनाना है ना। जैसे टीवी की बात करें, अभी आपके पास में एलईडी टीवी है, तो आपको बोला गया कि आप उसको पेपर इतना पतला स्क्रीन बनाइए। तो सबसे पहले आप एलईडी को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यह भी कैसे काम कर रही है, और हम क्या करेंगे तो वो इतना पतला हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट से उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया जाएगा कि मतलब ये और पतला हो जाए, और पतला हो जाए। क्लियर? तीसरा नंबर, एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या करेंगे, इसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणवत्ता, और क्वांटिटीज का मतलब होता है मात्रा। समझ में आ गया? रीजनिंग, ध्यान से समझिए। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या करेंगे, उसकी गुणवत्ता को आप देखेंगे ना कि आप जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो कितना सक्सेस हुआ। समझ में आ गया? और उसकी क्वांटिटी जो है वो किस तरह से होगा, उसको आप दिमाग में क्या करेंगे, लगाएंगे, घुमाएंगे कि और क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। पढ़ क्या रहे हैं आप, स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। जो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो किस तरह से स्टडी करते हैं किसी चीज को, जब उन लोगों को दिया जाता है, इन्वेंट करते हैं, उससे पहले की बात है। क्लियर? अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स मॉडलिंग करेंगे। 4 नंबर पे क्या आएगा आपका, मैथमेटिक्स मॉडलिंग। जब आप एक्सपेरिमेंट किए तो आपने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, उसको क्या करेंगे, मैथ का रूप देना शुरू करेंगे कि इतना मात्रा में इतना है, इतना मात्रा में इतना है। हो गया? फिर 5वां नंबर में करेंगे प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब समझ में आता है कि आपने प्रेडिक्शन,
फिर इसका लास्ट स्टेप जो आएगा वो है आपका वेरिफिकेशन या फॉल्सिलेशन, कि आपने जो बनाया वो कितना सही बना। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सत्यापन करना। आपने जो चीज़ बनाया वो कितना सही है उसको क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे, या उसमें क्या ढूंढेंगे? गलतियां ढूंढेंगे। फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत। गलतियां ढूंढेंगे। अगर गलतियां मिल गई तो फिर से उसको क्या करेंगे? आप प्रेडिक्ट करेंगे कि कहां पे गलती हुई है। बात समझ में आया? चलिए इससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल आप देखिएगा। चलिए आपने यहां से हम शुरू करते हैं। पहले स्टेप क्या है आपका साइंटिस्ट का? ऑब्जर्वेशन। ठीक, मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आता है ना? कोई वस्तु है, वो यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, और उसका स्पीड कितना है? मान के चलिए कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चलना शुरू किया। बात समझ में आ रहा है? उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको दिखाई देता है? क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, तो ये चलना शुरू किया तो किस स्पीड से चलना शुरू किया? 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलना शुरू किया। उस समय इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको दिखाई देता है क्योंकि आप ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या बात समझ में आता है? और ये 10 सेकेंड बाद में यहां पे पहुंचेगा, पहुंचेगा ही ना? 10 सेकेंड में टाइम कितना? 10 सेकेंड में इस पॉइंट पे पहुंचा। तो यहां पे सवाल उठती है कि 10 सेकेंड बाद में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? क्या आप निकाल पाएंगे? आप निकाल पाएंगे? क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया। फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटीज रीजनिंग दिमाग में लगाया, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग किया कि इसका शुरुआती वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड है। तो 10 सेकेंड बाद में इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो सकता है? क्या आपने निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। तो निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, बोलिए u प्लस AT। u का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि शुरू में जो वेलोसिटी होता है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। a का मतलब हुआ एक्सेलरेशन और t का मतलब हुआ टाइम। तो यहां पर देखिए तो v इक्वल टू u का मतलब क्या हुआ? 10 प्लस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू टाइम क्या है आपके पास में? 30। तो v इक्वल टू क्या हुआ? 10 प्लस 30 होगा। तो v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद में उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है? 40 मीटर पर सेकेंड होने वाला है। इस तरह से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं पहले ही। नहीं समझ में आया? चलिए और एक एग्जांपल देते हैं। आप सुने होंगे पेपर में या न्यूज़ में देखते होंगे कि आज से 2 दिन बाद भारी बारिश होने वाली है। तो वो लोग भगवान हैं? कैसे जानता है? कैसे जानता है? स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी से। बात समझ में आया? उन्होंने क्या करता है? स्टडी करता है। पहले ऑब्जर्वेशन करता है कि किधर से हवाएं बह रही है, कहां तक हवा जाकर टकराएगी। ये सारा चीज को उन्होंने क्या करता है? मैथमेटिकल कंक्लूजन बनाता है, उसको बताता है पहले कि 3 दिन बाद में भारी बारिश होने वाली है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इंडिया में सिर्फ एक चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, वो है आपका रडार सिस्टम। रडार सिस्टम बोले तो कि कब हमारे एरिया में भूकंप आने वाला है, कितनी झटका से आने वाला है, इसको हम पहले नहीं बता पाते। अदर कंट्रीज बताती है। हमारी इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा क्या है? पीछे चल रहा है। समझ में आया?
तो इसी तरह से ये जो स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी है, इसी की वजह से मतलब आने वाला घटना को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले जानते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अभी आपने देखा कोरोना वायरस, है कि नहीं? जब एक दो ही पेशेंट हमारे यहाँ मिला इंडिया में, तो चारों तरफ क्या लगा दिया गया, आपका स्ट्राइक लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि उन्होंने स्टडी में पता चला कि ये बहुत भारी रफ्तार से फैलने वाला है। अरे ऐसा ही हुआ? भगवान तो नहीं ना था वो लोग, लेकिन साइंटिफिक स्टडी के कारण उन लोगों ने को पता चला कि ऐसा होने वाला है। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका स्टेप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। देयर इज नथिंग फाइनल इन साइंस। लिख लिए, साइंस में कोई भी चीज फाइनल नहीं होता है, कभी नहीं होगा साइंस में, कभी भी कोई भी चीज फाइनल होता है। बहुत पहले की बात, यानी कि 10 साल 15 साल की बात, अब देखे होंगे कि घर गांव वगैरह में या शहर में भी जब टीवी हम लोग देखते थे, समझिए, तो क्या करते थे, एक एंटीना लगा होता था, बोलिए, और उसमें किसी को चढ़ाते थे जब सिग्नल नहीं मिलती थी तब, और उसको घुमाने के लिए बोलते थे, इधर घुमा रहे, थोड़ा सा इधर घुमाओ, फिर चिल्लाता था ऊपर से घुमा के, आया, बोलो, करता था कि नहीं करता था? फिर और थोड़ा देर, नहीं आया, इधर आया, हाँ आया, तब नीचे उतर का आता था, फोटो थोड़ा सा हिलता था तब भी चलता, अरे इसका क्वालिटी ऐसे ही है। उस समय हम संतुष्ट होते थे उससे, लेकिन आज देखिए जमाना कहाँ से कहाँ बदल गया, है कि नहीं? पूरा टोटली क्या हो गया, डिजिटलाइट हो गया, कि एक बार पिक्चर क्वालिटी आ गया, एक बार पिक्चर आ गया तो वो कभी नहीं कटने वाला। अगर बाय चांस एक बार 2 सेकंड के लिए भी अगर पिक्चर वहां से गायब हो गया ना, तो हम 14 बार गाली बक देते हैं, है कि नहीं? बोलो। लेकिन उस जमाने में हिला के झिलमिलाता हुआ जब टीवी देखते थे, तब भी हम उसको गाली नहीं देते थे। उस समय हम सेटिस्फाई थे कि इसका क्वालिटी ही ऐसा है। आज हाई क्वालिटी मिलने के बावजूद भी 2 सेकंड के लिए पिक्चर अगर गायब हो जाए तो गालियां देते हैं लोग। समझ में आ रहा है ना? बहुत पहले की नहीं, बहुत जब हम 2G की बात करें, जब क्या था, शुरू में इंटरनेट शुरू हुआ था, तब इस प्रकार की हम पॉकेट में इंटरनेट को लेके नहीं घूमते थे। उस समय के लिए क्या था, कैफे रहता था, कैफे, जहाँ पे इंटरनेट कंप्यूटर पे चलाया जाता था। समझ में आ गया? अब एक ईमेल आईडी को खोलने के लिए वहाँ पे 1 घंटा वेट करते थे। अपना ईमेल आईडी दिए, खुल रहा है एक डमरू जैसा, एक बार इधर उल्टा होगा इधर आएगा, फिर एक बार इधर उल्टा होगा इधर। 1 घंटा तक लगता था एक ईमेल आईडी को खुलने के लिए। समझ पा रही है बात को? और 1 घंटा में खुल जाए तो खुल जाए, और नहीं खुला तो पैसा गया, क्योंकि तो घंटा हिसाब से लोग पैसा लेता था। बोलो। और आज हमको क्या मिला, 4G मिला, 5G आने की बात कर रहे हैं, तब भी अगर 2 सेकंड देरी हो गया खुलने में तो हम लोग गाली देते हैं, नहीं देती है? यूट्यूब में कोई पिक्चर देख रही है, एक बार ऐसा बफरिंग करके घूम गया ना, तब भी गाली निकल गया मुंह से। बोलो, क्या है ये? देयर इज नथिंग फाइनल इन साइंस। क्या उस समय सोचा गया था होगा? नहीं। समझ में आ रहा है कि साइंस में कोई भी चीज फाइनल नहीं होती है। 4G आया, अब किसकी बात चल रही है? 5G की। 5G के बाद में क्या होगा? 6G। एक यहाँ पे छुइए और डाउनलोड हो जाएगा। तो ये क्या है? साइंस है। साइंस में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती है। बताते हैं फिजिक्स की स्टूडेंट होने के नाते कि आने वाला समय पे, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, देयर इज नथिंग फाइनल इन साइंस।
आने वाला समय पे क्या होगा ना, ये मोबाइल सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है? भगवान की बात करें हम तो क्या कि कोई परलोक में रह के कोई पृथ्वी लोक में रह के बात करते थे, सुनी होगी, मतलब सुनी होगी नहीं, मतलब टीवी वगैरह में देखी होगी, बोलो। तो वही चीज आने वाली है। समझ में आ गया कि आदमी का खोपड़ी को सीधे आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सबका में। और जैसे आप सोचेंगे वैसा यहां से क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और जहां पे रहेंगे वहां पे फ्रीक्वेंसी चला जाएगा। सोचिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग फाइनल इन साइंस। क्या नहीं होगा, होगा, आप देखिएगा। 2050 आने दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं रहेंगे? समझ पा रही है ना? तो ये सारा चीजें साइंस का ही देन है, और आने वाला समय में क्या होगा कहना मुश्किल है। इसीलिए साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज नथिंग फाइनल इन साइंस कहते हैं। यहाँ पे एक बार मजेदार कहानी बताते हैं। गैलीलियो का नाम सुनी होगी। गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। गैलीलियो सुनी हो नाम? एक साइंटिस्ट थे, उसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का बाप कहा जाता है गैलीलियो को। उस समय राजा महाराजाओं का धार्मिक आस्था बहुत जोर चलती थी, क्लियर। और उस समय क्या मानते थे कि ये अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ, ये अर्थ की सारी जो प्लैनेट है, इवेंटली सन भी इसको रिवॉल्व करता है। अर्थ अपने स्थान पे क्या है, स्थिर है, और बाकी जो अदर प्लैनेट्स है वो अर्थ को रिवॉल्व करते थे। वो लोग ऐसा मानते थे। कौन लोग? जो बड़े बड़े पादरी थे, क्या बोलेंगे आपका, जो धर्म थे, धर्म को मानने वाले थे, राजा लोग थे वो। लेकिन गैलीलियो ने उसको क्या कर दिया, खंडन कर दिया कि ऐसा नहीं होता है, कि अर्थ अपने स्थान पे स्थिर नहीं है, जबकि सन स्थिर है, सन के चारों ओर अर्थ हमारा चक्कर लगाता है। समझ में आ गया? तो इस बात से उन लोगों को क्या हो गया, नाराज हो गए, और उनको जेल में डाल दिया गया। समझ में आ गया? क्योंकि साइंस तो एक्सपेरिमेंट खोजता है, एक्सपेरिमेंट में जो दिखता है उसी को सिखाता है, किसी के कहने और करने से नहीं होता है। तो गैलीलियो क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने पता लगाया कि अर्थ क्या कर रहा है, सूरज के चारों ओर घूम रहा है, ना कि एक ही स्थान पे स्थित है। लेकिन अगला वाला अर्थ को ही भगवान मानने वाले जैसा बात थी, इसलिए उन्होंने नहीं माना, और उनको कहाँ पे डाल दिया गया, जेल पे डाल दिया गया। समझ में आ गया? एक फॉरेन कंट्री की बात बताते हैं, शायद जापान से एक अदर कंट्री है जहाँ पे एक बहुत बड़ा टनल बनाया गया। मतलब टनल का मतलब समझ में आता है, पहाड़ को खोद के उसमें रास्ता बनाया गया, बीच। उस तरह वहाँ पे एक पार्टिकल खोजने का कोशिश कर दिया गया। समझ में आ गया? और वो पार्टिकल्स का नाम दिया गॉड पार्टिकल्स। समझ में आया ना, क्या पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल। गॉड का मतलब समझ में आता है आप लोगों को, भगवान का कण। और वो कण इलेक्ट्रॉन से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को भी तोड़ना शुरू किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। क्योंकि ये जो प्राकृतिक का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना, एटम बना। बहुत सारे एटम मिलके क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना, पदार्थ बना। और बहुत सारे पदार्थ बनके इस दुनिया का निर्माण हुआ। इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण क्या ढूंढने का कोशिश किया गया था, गॉड पार्टिकल। तब ना हम जानेंगे कि भगवान से ही बना हुआ है ये दुनिया, बोलो। लेकिन नहीं मिला। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। थ्रस्ट एरिया, थ्रस्ट एरिया, थ्रस्ट का मतलब समझ में आता है? थ्रस्ट का मतलब वो थ्रस्ट दूसरा होता है। ये थ्रस्ट का मतलब होता है ऊपर लगने वाला बल। थ्रस्ट एरिया इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, इन द स्टडी ऑफ
फिजिक्स। फिजिक्स इस थ्रस्ट एरिया में फिजिक्स का जो स्टडी गया उसमें दो चीज का स्टडी किया गया। पहला का नाम है आपका यूनिफिकेशन। क्या नाम है? यूनिफिकेशन। और दूसरा का नाम है क्या बोलेंगे? दूसरा का नाम आपका रिडक्शनिज्म। NISM। बताते हैं इसके बारे में। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफिकेशन का मतलब हुआ कि आप रोज दिन डेली लाइफ में बहुत सारे घटनाएं को देखते होंगे। देखते हैं? कौन कौन सी घटनाएं को देखते हैं? चलिए आपको एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई पानी बह रहा है तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। ये घटनाएं आप देखते हैं डेली। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलिए सेव का ही बात करें, जब वो पेड़ से टूटा तो हमेशा नीचे की ओर ही आया। ये सारी चीज क्या कहा जाता है? यूनिफिकेशन कहा जाता है। समझ में आया? दूसरी चीज, यहां पे क्या है आपका? सन है, तो सन के चारों ओर कौन घूमता है? अर्थ घूमता है। ये सारा चीज क्या है आपका? यूनिफिकेशन। मेरा बात को ध्यान से समझेगी कि आपने पहला क्या देखा कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आया। यहां पे कोई फल या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से टूटा तो हमेशा नीचे की ओर आया। सन का चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। तो यूनिफिकेशन का मतलब यह हुआ, साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि हम जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो इसको क्यों ना हम एक ऐसा फार्मूला सामने लेके लाएं जो सब जो घटनाएं हैं एक जगह क्या हो जाए? सिमट जाए। समझ में आ गया? और उन्होंने लाया भी, जिसका नाम था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का नियम। ध्यान से समझिए आप। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। क्यों बहता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्लियर? दूसरी चीज, कोई फल या ऑब्जेक्ट हमेशा टूटता है तो वो नीचे आता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। बात समझ में आया? सन के चारों ओर अर्थ हमारा चक्कर लगाता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बहुत सारे घटनाएं का सिर्फ एक ही निचोड़ लेकर आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी को कहते हैं हम लोग यूनिफिकेशन। बहुत सारी घटनाएं का एक लॉ। बात समझ में आया? लिखते चलिए। हो गया? रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स थिंग्स हो। बताते हैं यहां पे क्या हो? कॉम्प्लेक्स थिंग्स मतलब वो पदार्थ जो बहुत सारे चीजों से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। बहुत सारे चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स थिंग्स को क्या करना है? तोड़ना है एक एक करके कि ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है। हो सके ए से मिलकर बना हुआ है, हो सके बी से मिलकर बना हुआ है, सी से मिलकर बना हुआ है और डी से भी मिलकर बना हुआ है। मतलब समझ में आती होगी कि कॉम्प्लेक्स थिंग्स का मतलब क्या हुआ? कि वो पदार्थ जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल एक जगह मिलके कोई पदार्थ का निर्माण किया होगा। तो उसके बारे में क्या करना है? स्टडी करना है और उसको एक एक चीज को ढूंढ के निकालना है कि ये पदार्थ किससे किससे मिलकर बना हुआ है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म कहते हैं।
आया समझ में? यूनिफिकेशन का मतलब समझ में आया कि बहुत सारी घटनाएं का एक नियम, और वो नियम सब में लागू हो, क्या कहलाती है? यूनिफिकेशन कहलाता है। बात समझ में आया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स, ध्यान दीजिए। अगर फिजिक्स के आधार पे हम वेरी लार्ज की बात करें, बहुत बड़ा बात करें, तो ये किसको शो करेगा? 10 पावर 26 मीटर को, 10 पावर 26 मीटर को। इसका मतलब होता है यूनिवर्स। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का लंबाई इतना है, 10 पावर 26 मीटर। समझ में आया? यूनिवर्स का मतलब समझ में आता है? ब्रह्मांड, आकाश से लेकर पाताल तक का लंबाई कितना है? 10 पावर 26 मीटर है। इसको भी फिजिक्स क्या करता है? स्टडी करता है। समझेगी मेरा बात को? यूनिवर्स का मतलब समझ में आता है ना? आकाश से लेकर पाताल तक, इसको कौन स्टडी करता है? फिजिक्स। और सबसे वेरी स्मॉल बोलें, क्या बोलें? वेरी स्मॉल, तो किसको स्टडी करता है? 10 पावर -15 मीटर को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भी स्टडी करता है। क्या बात समझ में आती है? 10 पावर -15 मीटर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आता है? चलिए आपको समझाते हैं। स्केल देखे हैं आप? यस सर। इसमें छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं। छोटी छोटी क्या होती है? बीच में लाइनें होती है। तो दो छोटी लाइन के बीच का दूरी को 1 मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर कहते हैं। उस मिलीमीटर को आप 10 का आगे 13 जीरो डाल दीजिए तो कितना होगा? क्या मेरा बात समझ में आया? चलिए, ये स्केल है ना आपके पास, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से छोटा छोटा क्या होती है? लाइन। तो ये लाइन आपका क्या है? mm है, मिलीमीटर है। क्या है? मिलीमीटर। तो इस मिलीमीटर ये दूरी को 10 का पावर 13, मतलब 10 के आगे 13 जीरो, ध्यान दीजिएगा। एक जीरो तो पहले से है, 13 जीरो। 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या है? एक हमेशा ये तो क्या है? mm है ना, तो उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इसलिए 2 जीरो पहले गायब हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा? 13। तो 13 हमने जीरो लगाया, तो ये कितना है? पढ़िए इसको, कितना है ये? तो ये इतना सा देख रहे हैं, ये लंबाई को इतना टुकड़ा में हम उसको टुकड़ेंगे। समझ में आया? ये लंबाई का आप देख रहे हैं, इतना लंबा को इतना टुकड़ा में क्या करेंगे? टुकड़ेंगे। तो एक टुकड़ा आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। वहां से लेकर कहां तक पढ़ता है फिजिक्स? यूनिवर्स, आकाश से लेकर पाताल तक। मतलब टोटल स्कोप कितना फिजिक्स का? बताइए। इधर 26 और इधर 15, कितना हुआ? 10 पावर, इतना ही होगा ना? 41। ध्यान दीजिएगा, इतना है फिजिक्स का स्कोप। सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन से लेकर ब्रह्मांड, और उसके अंदर पे जो चीज है उसके बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन से और सबसे बड़ा ब्रह्मांड को भी पढ़ता है फिजिक्स, और उसी के अंदर पे जो चीज आती है वो सारा चीज फिजिक्स के अंदर ही है। ये इसका मतलब क्या आप समझ पाए कि फिजिक्स हमारा कहां से कहां तक फैला हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन्स का सारा चीज को जानने से लेकर ब्रह्मांड को जानने तक। अब वहां से लेकर वहां तक में सारा चीज होगा आपका, नहीं है? तो ये है आपका किसका?
स्कोप ऑफ फिजिक्स। अगर कोई पूछे आपसे कि फिजिक्स का स्कोप क्या है तो आप सीधे क्या बोलेंगे? 10 पावर 41। क्या है? 41 स्कोप ऑफ फिजिक्स। बात समझ में आया? इसके बाद आता है एक्साइटमेंट, आश्चर्यजनक, नहीं आश्चर्यजनक चीज। अभी जो चीज हम लोगों ने देखा, समझ रही है ना, वो चीज को हम देखेंगे तो हम एक्साइट नहीं होंगे, लेकिन कोई नया चीज अगर हमारे सामने अचानक आ जाए तो क्या होंगे? हम एक्साइटेड हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, उसका चैनल को बदलने के लिए क्या किया जाता था? खट खट ऐट दिया जाता था। अगर उस जमाने का आदमी आज रहता और रिमोट सेंसिंग को देखता तो क्या होता? आश्चर्यचकित होता। अगर हमारे पास में भी रिमोट है, ठीक, अगर आने वाला समय में रिमोट को भी हटा दे और वॉइस कंट्रोल दे दिया जाए कि जी टीवी लगाइए बिना चैनल का, समझ पा रही है? yes, तो टीवी में क्या दिखाई दे? जी टीवी। तो एक्साइटेड नहीं होगी? समझ पा रही है ना? तो साइंस क्या है? एक एक्साइटमेंट भी है, आश्चर्यचकित करने वाला चीज भी है साइंस। बात समझ में आता है? चलिए आगे, जब साइंस को बारीकी से स्टडी किया गया, क्या किया गया? स्टडी किया गया, तो साइंटिस्टों ने पाया कि इस पूरी दुनिया पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन से लेकर यूनिवर्स तक, केवल 4 ही प्रकार का क्या होती है? फोर्स होती है। कितना प्रकार की फोर्स होती है? 4 प्रकार की फोर्स होती है। यानी कि उस फोर्स को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। क्लियर? 4 ही प्रकार का फोर्स स्टडी किया गया। इसी को हम लोग यूनिफाइड भी बोल सकते हैं। यूनिफाइड इसलिए बोले कि ये जो 4 प्रकार का फंडामेंटल फोर्स है, वो आप दुनिया में कोई भी फोर्स को देखें तो उस 4 फोर्स में से एक फोर्स होगा। समझ में आया? 4 ही प्रकार का क्या होता है? फोर्स होता है। और वही चारों प्रकार का फोर्स में से कोई भी बल, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, या आपका कोई भी फोर्स हो, उसी 4 फोर्स के दायरे पे आएगा। ठीक? और ये 4 फोर्स था आपका। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा था आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 प्रकार की फोर्स है हमारे नेचर पे। हो गया? ये दोनों फोर्स, कौन कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको लॉन्ग रेंज फोर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स कहा जाता है। मतलब इस फोर्स का इफेक्ट बहुत दूर तक होता है। नहीं होता है? होता है। और ये दोनों को शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है। शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है। हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या डालेंगे? F। किसके बराबर होता है? G। G का मतलब ही हुआ ग्रेविटेशनल।
मास ऑफ वन बॉडी एंड मास ऑफ टू बॉडी बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरह का रिलेशन हम इसको डिटेल्स करेंगे आगे। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट K हमारा क्या है? कांस्टेंट। उसी तरह से ये G भी क्या है? कांस्टेंट है। G कभी बदलता है? कभी नहीं बदलता। और जो नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में ओनली आपका अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? ओनली केवल अट्रैक्शन फोर्स लगती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। रिपल्सन दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल क्या होता है? आकर्षण होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आकर्षण भी होती है और प्रतिकर्षण भी होती है। क्लियर? हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब समझ में आता है। जैसे कि लोहा और लकड़ी की बात करें तो लोहा में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, इसलिए वो लकड़ी की अपेक्षा में ज़्यादा मजबूत होता है। समझ में आया? और वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब समझ में आता है कि थोड़ा सा उसको ठोकर मारे तो वो टूट जाए, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। आया समझ में? तो ये था हमारा मोटा मोटा आपका फिजिकल वर्ल्ड का क्लास, जो क्या करता है? पूरा फिजिक्स का टोन को बता के जाता है कि हम आगे कहां तक जाने वाले हैं। ये जितना हम यहाँ पे पढ़े ना, अब हमारा क्लास 11 और 12 या आगे भी बस ये जो बातें हमने सीखा इसी के अगल बगल क्या होती रहेगी? घूमते रहेगी। क्लियर? इसी के बारे में हमको डिटेल्स में आगे पढ़ते रहना है। क्लियर? तो चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और इस तरह से आपका फिजिकल वर्ल्ड भी क्या होती है? क्लियर होती है। ठीक।